अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। एक तो जनाब आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो ज़बरदस्त किस्म का खिताब किया है, आप यूं कह लें कि धो डाला है, जिसको सही मानों में कहा जाए। मेरा ख्याल है एक बेहतरीन किस्म का खिताब है। अदलिया पर तनकीद, हक के आज़ादी राय और उसके बाद जिस तरह से एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, जिस तरह से एक जज का टेम्परामेंट होना चाहिए, उन्होंने ऐसे उसूल वज़ा कर दिए अपनी इस तकरीर में कि मेरा ख्याल है कि जो हर एक के लिए मशले राह हैं, अदलिया के जजेस के लिए भी और ख़ुद सहाफ़ियों के लिए भी। तो बहुत खूबसूरत उनकी तकरीर थी अतर मिनल्ला साहब की। इसमें बहुत से जवाब भी उन्होंने दिए हैं जो मौजूदा हालात के तनाजुर में उठे थे, तो इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। इसके साथ साथ जनाब आपको बताएंगे इमरान खान साहब की गैबी मदद किस तरह से हो रही है। जब हम ये बात करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि जी जानबूझकर कोई स्पिरिचुअलिटी की तरफ मामलात को, लीगल मामलात को ले जाया जाता है। लेकिन देखिए, जिसको कहते हैं ना कि जब आपको लग रहा होता है कि सब दरवाजे बंद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला की तरफ से कोई ना कोई दरवाज़ा खुल भी रहा होता है। और वो जो अल्लाह ताला की तरफ से दरवाज़ा खुलता है, उससे बड़ा रास्ता और क्या हो सकता है। लेकिन बहरहाल आपको इस बारे में अपडेट करते हैं कि किस केस में इमरान खान साहब के लिए थोड़ा एक रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है और क्यों। इसके ऊपर आपको बताएंगे ख्वाजा आसिफ साहब की एक और वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो इलेक्शन की मुहिम के दौरान कुछ ऑफर्स कर रहे हैं। वो क्या हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और शादी आज बड़ी वायरल है जनाब, उसके ऊपर बड़े कमेंट हो रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे। और PMLN की जो इंतखाबी मुहिम है उसका भी कुछ पोस्टमार्टम करेंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी अतर मिनल्ला साहब ने आज सहाफ़ियों की तरबियती वर्कशॉप में खिताब किया। अतर मिनल्ला साहब सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। और जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, उन्होंने बड़े बेहतरीन किस्म के फैसले दिए थे। हमेशा से वो एक दबंग जज के तौर पर समझे जाते हैं। उन पर तनकीद भी होती है बाज़-औक़ात बहुत से फैसलों पर, और कुछ फैसलों पर उनकी बड़ी तारीफ भी होती है। और ये ज़ाहिर है हर जज के साथ मामला रहता है। लेकिन अतर मिनल्ला साहब एक ऐसे जज हैं जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि उस तरह से वो अनबाइस्ड जज हैं कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि उनके काफ़ी हद तक फैसले जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होते और आइन और कानून के मुताबिक होते। तो अतर मिनल्ला साहब ने जो आज तकरीब से खिताब किया, उन्होंने लिखा बल्कि कहा, बोला, उन्होंने बताया कि किस तरह से एक जज के अंदर की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त करे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर हम ये समझें कि हम जैसे मर्जी फैसले करें, हम जवाबदेह नहीं है, तो ये गलत चीज़ है। हम जिस दौर में हैं हमें सच का सामना करना पड़ता है। झूठ कितना भी बोला जाए, आखिरकार सच प्रिवेल करता है। फिर उन्होंने कहा कि जजेस के ऊपर हमेशा मुस्बत तनकीद भी होती है, मनफी तनकीद भी होती है, लेकिन जजेस को ये सोच के फैसला नहीं करना कि ये शख्स मुझे पसंद नहीं है और मैं इसको रिलीफ क्यों दूं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की। और ये जो तनकीद के हवाले से अभी कुछ दिन पहले एक JIT बनी, आपको याद होगा, ये जो आज का उनका खिताब है ना, ये उस JIT को भी जवाब है कि आप महज इसलिए कि आपने एक इतना इंसाफ का कत्ल करता हुआ जालिमाना फैसला दिया जो सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं था, उसके करोड़ों वोटर्स के खिलाफ था। और जब इस फैसले के ऊपर आप पर तनकीद की गई तो आपने वो आवाज़ें बंद करने के लिए एक JIT बनवा दी। और अब उस JIT में आप मिलिट्री के भी लोग डालकर और बड़े हाई प्रोफाइल ऑफिसर डालकर सहाफ़ियों को हरासा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आइंदा किसी बात पर तनकीद ना करें, अपने आप को तनकीद से बचा रहे हैं। तो ये चीज़ें अब इस दौर में हैसियत नहीं रखती, इनकी कोई अहमियत नहीं होती। सच सच होता है, सबको पता है कि आपका क्या किरदार है और आपने क्या फैसला किया और वो तारीख में कैसे याद रखा जाएगा। तो ये उनकी जो तकरीर थी, ये बुनियादी तौर पर बहुत ज़बरदस्त जवाब था इस अमल का कि जो दूसरों को तो ये मशवरा देते हैं, सारी ज़िंदगी हमें ये भाषण देते रहे, प्रचार करते रहे कि आज़ादी इज़हार राय बहुत बड़ी चीज़ है, आइन और कानून इसकी इजाज़त देता और इससे बढ़कर कुछ है नहीं, ताकतवरों के खिलाफ डट जाओ और इंसानी हुकूक के जो अलमबरदार हैं वो बन जाओ। और ये सब करके बाद में अपना आपका किरदार ये निकला कि एक फैसले के ऊपर तनकीद आपसे बर्दाश्त ना हुई और आप JIT बनवा बैठे। तो ये असल में आईना दिखाया है अतर मिनल्ला साहब ने। अतर मिनल्ला साहब ने ये भी बात कही जिसका बहुत उनके ऊपर भी तनकीद हुई कि जी मासूम जो उन्होंने कहा था एक दफ़ा खान साहब की एक केस के सिलसिले में, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि भाई जब भी आप कानूनी प्रोसीडिंग्स कर रहे होते हैं तो कानूनी प्रोसीडिंग्स में
कोई भी शख्स जिसके ऊपर सिर्फ इल्जाम है वो अभी तक साबित नहीं हुआ तो वो मासूम ही कहलाता है। ये कोई एक नई इस्तिलाह नहीं थी जो अतर मिनल्ला साहब ने इजाद कर दी थी उस दिन कोई केस की समाअत के दौरान। ये तो एक लिखी पड़ी बात है जो सब मुल्कों में राइज है कि जब तक किसी पे इल्जाम ना साबित हो वो इनोसेंट है। तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया कि उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये इनोसेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया और फिर ओवरऑल उन्होंने बताया कि किस तरह से आज़ादी इजहार राय को रोक रोक कर झूठ को फैलाकर सच को छुपा कर हमने इस मुल्क को कहां तक पहुंचा दिया। उन्होंने यही बात की कि 75 साल से हम यही कर रहे हैं, सच को छुपा रहे हैं, सच को छुपा कर 75 साल से हमने यहां पर मुल्क को ला खड़ा किया। लेकिन सच छुपता नहीं है, आज के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं छुपता, जहां पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इतना तेज है कि आप रोक ही नहीं सकते। और फिर उन्होंने ये बात की कि जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि लोग तनकीद करते हैं जजेस के ऊपर, फैसलों के ऊपर, वो करनी चाहिए और जजेस में इतना हौसला होना चाहिए कि वो इस चीज़ को, इस तनकीद को बर्दाश्त कर सकें। तो बहुत खूबसूरत आज का खिताब था और ये बात दुरुस्त है कि हमने हर चीज़ में झूठ बोला है। हमारी तारीख झूठ है, हमारे हीरोज़ झूठ हैं, हमारे दुश्मन झूठ हैं, हमारे दोस्त झूठ हैं, हमारे लीडर्स झूठ हैं और हमारा जो ओवरऑल एक अदालती इंसाफ का निज़ाम है वो भी झूठ पर मबनी है। और यही चीज़ हमें अब नज़र आती है कि किस तरीके से हमने अपने मुल्क को कहाँ पर लाके खड़ा कर दिया। इसी तकरीब से सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने भी खिताब किया और उन्होंने भी बड़ी अच्छी बातें की हैं। इसमें उन्होंने भी ये बात की कि किस तरीके से आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी लगाने से नुकसान ही हुआ है हमेशा, और उन्होंने 71 की भी मिसाल दी। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है इस दौर में हमें कि हम मुशर्रफ के दौर में रह रहे हैं, हम ज़िया के दौर में रह रहे हैं, हम आर्मी डिक्टेटर्स के दौर में रह रहे हैं कि जहाँ पर बात करने की अगर हमें आज़ादी नहीं है और हमारे ऊपर तलवार लटका दी जाए कि अगर हमने किसी अदलिया के फैसले के ऊपर तनकीद की तो फिर जनाब हमें JIT में पेशियां भुगतना पड़ेंगी, हमारे खिलाफ मुकदमात चलेंगे। तो ये बड़ा उन्होंने जेन्युइन उसमें बात की और फिर यही बात उन्होंने की कि ये जो अभी आपने रिसेंट मिसाल भी देखी, ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं आपको इससे रिलेट करके बता रही हूँ कि जो जज साहब काजी फाजीसा साहब ने जिस तरीके से कानूनी सवालात की आड़ में PTI का निशान छीना है, तो इसी बात के ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने आज तकरीर में ये कहा कि जनाब इसी तरह कानूनी सवालात ही करके और उसी के सवालात को जजेस ने ला के सामने भुट्टो को फांसी दे दी थी, तो क्या आज वो भुट्टो की फांसी जायज़ करार दी जा रही है? तो असल बात यही है कि आपके फैसले खुद बोलते हैं कि आपने वो फैसला कैसा दिया और क्यों दिया और किसके प्रेशर में दिया। तो मतीउल्लाह जान साहब की भी अच्छी तकरीर थी आज इस वर्कशॉप में। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं कि जज मोहम्मद बशीर साहब की तरफ से एक खबर आई है कि उनकी तबीयत नासाज है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ दिन पहले भी वो बीमार पड़े थे और अब एक जो मेजर डेवलपमेंट है, ये काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये कि इमरान खान साहब के जो तोशा खाना नैब केस हैं और इसी तरह से अलकादे ट्रस्ट का जो केस है नैब केस, ये दोनों नैब केसेस की समाअत जज मोहम्मद बशीर साहब अडयाला जेल में आकर तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कर रहे थे। बड़ी तेजी से ट्रायल चल रहा था और इसके ऊपर मुख्तलिफ गवाहों के बयानात कलमबंद किए जा रहे थे। इस जेल ट्रायल को अगरचे PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है, लेकिन उससे पेशतर भी बहरहाल अभी तक तो ये मामला चल रहा था। लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब अब बीमार पड़ गए हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट तक अब छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी है। उनकी रिटायरमेंट होनी है 14 मार्च 2024 को, तो 2 महीने तकरीबन उनकी रिटायरमेंट के भी बाकी थे और बहुत से लोगों का ख्याल ये था, लतीफ़ कोसा साहब तो इसको ऑन एयर कह चुके हैं कि उनकी रिटायरमेंट से पहले इन केसेस का फैसला करना चाहते थे अरबाब इख्तिदार, और उनका ख्याल ये था कि जज मोहम्मद बशीर साहब एक और वज़ीर आज़म को सज़ा सुनवाने में कामयाब हो जाएं और इन केसेस का ट्रायल जितनी तेजी से चल रहा था, इस पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी हैरान था कि क्या सारे बाकी नैब केसेस छोड़कर एक ही केस इतना इंपॉर्टेंट है कि जज साहब रोज उठा के अदालत वहां ले जाते हैं। तो अब ये इसको आप जो भी कह लें, अल्लाह की तरफ से कोई मदद है गैबी या फिर ये कोई अजीबो गरीब मामला है, लेकिन इससे अब होगा ये कि केस थोड़ा लटकेगा ज़रूर, क्योंकि जज मोहम्मद बशीर साहब अगर दस्तयाब नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई नया जज तैनात करने में भी वक्त लगेगा, फिर उसको नए सिरे से केस समझने में भी वक्त लगेगा। तो ये थोड़ा सा जो इसको पहिए लगे हुए थे केस की समाअत को, इसमें थोड़ा ब्रेक तो बहरहाल आएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब
साइफर केस की जो सज़ा है उसमें मुअत्तल हो चुके हैं और अभी किसी और केस में उन्हें सज़ा नहीं हुई। जहाँ तक ये वाला मामला था, तोशा खाना का जो सज़ा हुई थी वो मुअत्तल हो गई थी। अब साइफर केस और ये जो नैब केसेस हैं इनमें तेज़ी से ट्रायल चल रहा था। तो साइफर केस जो है वो आपको पता है 2 दफ़ा उसकी दोबारा से हेयरिंग स्टार्ट हुई है, तो वो भी अभी स्लो हुआ है। जबकि नैब केसेस जो थे इसमें सज़ा का बड़ी तेज़ी से इम्कान जाहिर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जज साहब ही रुखसत पर चले गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब के केसेस के कॉन्टेक्स्ट में। अब आ जाते हैं जनाब इस बात के ऊपर कि ख्वाजा आसिफ साहब क्या करते फिर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो एक दुकान से, मिठाई की दुकान है, वहाँ से बर्फ़ी खा रहे हैं और वहाँ पर लोगों को साथ साथ कैंपेन भी कर रहे हैं। और वहाँ पर बड़ी अजीब सी उन्होंने बात की, जो गौर से सुने तो ऑडियो में तो समझ आती है कि वो कह रहे थे कि उन बर्फी वाले साहब को कह रहे थे कि आपका कोई भी जायज़ काम हो नाजायज़ काम हो, ज़रा अल्फाज चेक करें आप, जायज़ काम हो चाहे नाजायज़ काम हो आप बस बताएं हमें। तो इसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है कि देखिए ये इन लोगों की मेंटालिटी है। एक तो लोगों को ये इस तरीके से अपनी तरफ राग़िब करते हैं कि जी हमारे लिए जायज़ नाजायज़ कोई मायने नहीं रखता, कोई फ़र्क ही नहीं है उसमें, तो हम आपका हर काम करा देंगे चाहे वो नाजायज़ ही क्यों ना हो, बस आप हमें वोट दे दें। और आगे से बल्कि उसने भी, जो बंदे को कह रहे थे उसने कहा कि जी हमने कभी नाजायज़ काम नहीं करवाया, ये वो, चले वो तो उसकी अपनी सवाबदीद है कि उसने क्या कहा, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं ऑफर करने वाली की सूरत हाल। ख्वाजा आसिफ साहब की कैंपेन जब से चली है ये कॉन्ट्रोवर्शियल ही है। पहले भी इन्होंने उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से अजीबोगरीब बात की कि जी चौक में माँ को ले आए हैं, इतनी शर्मनाक बात। उससे पहले भी ख़वातीन के बारे में मुख्तलिफ शर्मनाक बयानात देते रहते हैं। तो ये चीज़ें इनको फ़ायदा नहीं देने वाली। हमेशा इस तरह की चीज़ों का आपको नुकसान होता है जब आप जो घर की ख़वातीन हैं उनके ऊपर जुमले कसें, उनके बारे में फ़िक्रे कसें, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है किसी भी शख्स के लिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कंटिन्यूसली तवातुर से ख़वातीन की तज़हीक करने को अपने लिए पता नहीं क्यों कोई एजाज़ समझते हैं या क्या उनका मसला है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन इसका उन्हें अल्टीमेटली लग रहा है कि इलेक्शन में लग पता जाएगा, क्योंकि जो इलेक्शन मुहिम इस वक्त रेहाना डार साहिबा की चल रही है, एक तो वैसे ही बड़ा सिंपैथी वोट है उनके साथ, फिर ज़ाहिर PTI की सपोर्ट भी उनके साथ है। तो दोनों चीज़ें मिला के ख्वाजा आसिफ साहब के लिए हालात बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं। हत्ता कि जो उनके अपने हामी एंकर्स हैं वो तक ये कहने पर मजबूर हैं कि वहाँ पर उनके लिए हालात साजगार हैं और जीतना बहुत मुश्किल है। और वो खुद भी वैसे ये बात कह रहे हैं कि मकबूलियत बहुत है उनकी PTI की उनके हलके में। लेकिन बहरहाल वो तो आपको पता है कॉल शॉल भी आखिरी दम तक कर लेते हैं, तो उन्हें पता नहीं कोई यकीन दहानी है या क्या चक्कर है। तो बहरहाल जी उनकी वो जारी है। लेकिन आपको सिर्फ मेंटालिटी का बता रही हूँ मैं, ये बेसिकली वही मेंटालिटी है, खाता है तो लगाता भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जो कहते हैं चलो यार ये जैसे भी हैं हमारा भी काम हो जाएगा तो हम भी ये कर लें। लेकिन आपको अवाम को इस दफ़ा ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि किस चीज़ को, नज़रिए को आपने ऊपर रखना है, मुल्क को आपने ऊपर रखना है, या आपने अपने ज़ाती मफादात को ऊपर रख कर सोचना है कि हमारे लिए क्या फ़ायदा मंद है ये, या ये कि मुल्क के लिए क्या फ़ायदा मंद है। इस चीज़ को देखिए और फिर अपना वोट जो है वो कास्ट करें। अब आ जाते हैं उस इंतखाबी मुहिम की तरफ जो कि PMLN चला रही है, या पता नहीं चला रही, मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं कैसे करूं। क्योंकि कल आपने देखा खानेवाल में जलसा था, मियाँ साहब तो वहाँ खिताब के लिए नहीं आए। आज लिया में जलसा था, उसको वैसे ही मनसूख कर दिया गया है और मियाँ साहब सिर्फ एक ही अभी तक जलसे से खिताब कर पाए और वो भी सिर्फ 10 मिनट का, और वो भी कोई इतना इम्प्रेसिव उनका पावर शो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें अब डिस्कस हो रही हैं। 2 सीनियर सहाफ़ियों की मैंने ये राय सुनी है जिनका ये कहना है कि खुद ताकतवर हलकों ने भी PMLN को ये बता दिया है कि हम तमाम तर कोशिश के बावजूद भी बड़ी मुश्किल में हैं और आपको जिताना आसान काम नहीं है। तो ये उन्हें मैसेज पहुंच रहे हैं। तो काफ़ी डिसहार्ट किस्म की सिचुएशन चल रही है इस वक्त PMLN के लिए, और इसीलिए उनके जो जलसे हैं वो भी आपको नज़र आ रहा है कि उस तरह से नहीं हो रहे। शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज बिल्कुल आउट हैं, यानी पूरे मंजरनामे से वो क्यों नहीं जलसे कर रहे। तो इस पे भी बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि चूंकि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज साहिबा ने कन्विंस किया है, तो उन्होंने अपने ग्रुप की जितनी पसंद की टिकट्स हैं वो प्रिवेल उन्होंने करवाई हैं। इसकी वजह से जो उनका पूरा ग्रुप है शहबाज शरीफ साहब का, हमजा शहबाज का, वो बिल्कुल आउट है और इसीलिए वो आपको इस पूरी इंतखाबी मुहिम में कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको नजर आ रहा है सारा सिनेरियो। इस सारे सिनेरियो में मरियम नवाज साहिबा एक दफ़ा फिर ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब के तरफ से उनकी टीम की तरफ से खेल रही हैं, क्योंकि जो तकारीर वो कर रही हैं
وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ خود اپنے خلاف یا اپنے والد صاحب یا اپنی پارٹی کے خلاف تقاریر کر رہی ہیں. میں آپ کو چند ان کے جملے بتا دیتی ہوں اور اس کا آپ جواب دیکھ لیں تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ تقریر کر رہی ہیں یا اپنے آپ کو یا اپنی فیملی کو وہ کسی طرح آئینہ دکھا رہی ہیں. مثال کے طور پر جب وہ یہ کہتی ہیں کہ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو بھاگ نہیں جاتا ڈر کے, سامنا کرتا ہے, تو اب سب کو معلوم ہے کہ کون بھاگ گیا تھا جیل سے, کس نے جھوٹی بیماری کا دعویٰ کر کے یہاں سے جانے میں عافیت سمجھی. تو یہ کیا آپ خود اپنے والد محترم کو تانے مار رہی ہیں کیا؟ پھر آپ یہ جب بات کرتی ہیں کہ جناب اس کے بچے تو لندن میں وہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ بھی ایک عجیب و غریب مضحکہ خیز بات ہے کہ بھائی آپ کے بچے, آپ کا پورا ٹبر, آپ کے بھائیوں کے بچے اور خود آپ کی ساری فیملی وہاں پر ہمیشہ رہتی ہے جب یہاں پہ اقتدار میں نہیں آپ ہوتے, تو آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی تمہارے بچے وہاں لندن میں, ان کی تو ماں ہے وہاں پر اور وہ ماں کے ساتھ شروع سے رہ رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا تو سارا کچھ یہاں ہونا چاہیے تھا, آپ لوگ کس چکر میں وہاں رہ رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. ایسا لگتا ہے کہ یہ سنانا عمران خان کو چاہتی ہے لیکن ان کی اپنی طرف جاتا ہے. پھر اسی طرح سے جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم تو چاہتے تھے مقابلہ کرو, تم سامنے سے بھاگ گئے. ارے بھائی آپ نے ہر طرح کا ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر دیا, وہ پھر میدان میں کھڑے ہیں اور حالت آپ لوگوں کی یہ کہ جب تک بلے کا نشان نہیں گیا آپ لوگ ایک جلسہ نہیں کر سکے سامنے آ کے, اور آپ باہر آ کے اب ایسے یعنی جس کو کہتے ہیں سینہ تان تان کر کہہ رہے کہ جی مقابلہ کرو. یعنی اس سے زیادہ مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے. پھر مریم نواز صاحبہ فرماتی ہیں کہ جناب مہنگائی کر دی یا اس طرح کی بات, تو بھائی آپ کے اپنے جو 16 مہینے کا حکومت تھی جس میں چاچو کی آپ کے وزیر اعظم تھے اور ان کی حکومت تھی, تو آپ لوگوں نے تو ڈبل ٹرپل مہنگائی کر دی. تو آپ کس منہ سے اب نواز شریف کو بتا رہے ہیں کہ وہ مسیحا بن کے آئیں گے اور کچھ کر لیں گے؟ بھائی اس وقت کیوں نہ کر لیا جب آپ لوگوں کی حکومت تھی, ہاتھ میں یہی اسحاق ڈار صاحب ہی تھے نا آپ کے جو پوسٹر بوائے ہیں اکنامک افیئرس کے لیے, تو وہی تھے وزیر خزانہ, تو کیوں نہیں آپ لوگ کچھ کر سکے؟ تو اب آپ اس بات پر بھی کیسے عمران خان کو تانا ماریں گے کہ تم نے مہنگائی کر دی؟ آپ نے تو آ کر اس سے ڈبل ٹرپل مہنگائی کر دی, عوام کا جینا مشکل کر دیا. ان کی مہنگائی میں تو پھر بھی غریب عوام کے لیے کچھ 2-4 سہولتیں بھی ہوں گی, آپ نے تو وہ تک چھین لی ہیں عوام سے. تو آپ کس منہ سے اب یہ آ کے کہیں گے کہ جی تمہارے دور میں جو ہے وہ مہنگائی ہو گئی؟ پھر وہ کہتی ہیں جی ایک اور جو عمران خان کو تانے مارتی ہیں کہ جی سہولت کاری یا جو سلیکٹو ہونے کا تانا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے روابط, تو اب یہ بھی تانا وہ نہیں مار سکتی کیونکہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک دیوار بن کے کھڑا ہے, مزاحمت کا استعارہ بنا ہوا ہے. اور آپ لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے آپ کا بیانیہ ووٹ کو عزت دو کا تھا اور بعد میں آپ خود کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے اب آ کر چوڑے ہو کے پھر رہے ہیں. تو آپ تو یہ بھی کسی کو تانا دینے جوگے نہیں رہ گئے کہ جناب آپ اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کس کو ہے اس وقت اندھا بھی دیکھ سکتا ہے. سارا انٹرنیشنل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت سہولت کاری حاصل ہے اور کس طریقے سے اسی سہولت کاری کی بنا پر عمران خان اور ان کی پوری پارٹی کو دیوار سے لگانے میں آپ لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں اور کافی حد تک لگا بھی چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے ہی خلاف تقریر کر رہی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ یہ سارا بیانیہ لے کے جاتی ہیں تو عوام ان سے کنونس ہونے کے بجائے الٹا ان کے خلاف ہوتے نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ کس منہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گنوا رہی ہیں, یہ تو خود آپ کے اپنے اعمال ہیں ایسا لگ رہا ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو اب تو یہی وجہ ہے کہ نہ بیانیہ ان کے پاس, ان کا بیانیہ کیا ہے؟ عمران خان یہ, عمران خان وہ. اپنے بارے میں کوئی بات یا اپنا کوئی منشور لانے کے یہ لوگ کسی طرح بھی اس وقت قابل نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جو انتخابی مہم ہے وہ بالکل ٹھس جا رہی ہے, اور کچھ ان کے اپنے اندرونی اختلافات ہیں وہ بھی آپ کو چیخ چیخ کر یہی بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے کچھ پلے نہیں بچا. لاسٹلی جناب ایک شادی کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. شعیب ملک صاحب جو پاکستان کے فارمر کیپٹن بھی تھے اور بڑے زبردست کرکٹر رہے ہیں, انہوں نے آج اچانک ایک سرپرائز دیا ہے اپنے تمام تر مداحوں کو, اور انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر تصویر جاری کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی نئی اہلیہ ثنا جاوید صاحبہ جو کہ خود بھی ایک ماڈل ہیں, اداکارہ ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں. تو انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہوا ہے کیپشن میں کہ جی الحمدللہ ہم شادی ہو گئی ہے, اور پھر ایک آیت مبارکہ کا انہوں نے ترجمہ بھی وہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر سب کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ اچانک سے یہ شعیب ملک صاحب کی یہ شادی کہاں سے کیسے سامنے آ گئی, کیونکہ ابھی تک لوگوں کو اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا کہ ثانیہ مرزا کے ساتھ ان کی طلاق ہو چکی ہے یا ابھی تک کوئی مسئلہ ہے. پچھلے سال میں آپ کو یاد کرا دوں کہ کافی یہ خبر چلی تھی کہ ثانیہ مرزا اور جو شعیب ملک صاحب ہیں ان کا آپس میں معاملات ٹھیک نہیں چل رہے اور شاید یہ الگ ہو
चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक नए जो कोई डिजिटल मीडिया पे इन्होंने शो अनाउंस किया जिसके ऊपर फिर सबके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए। उन्होंने कहा कि ये तो साथ मिल के शो कर रहे हैं, तो शायद ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल थ्रू आउट कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रही थी कि दोनों के मामलात कुछ इतने ठीक से नहीं चल रहे, क्योंकि सानिया मिर्ज़ा ने अपनी जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है इसके ऊपर ये मैसेज भी लिखा हुआ था कि शादी और तलाक दोनों ही मुश्किल होते हैं, लेकिन आपको मुश्किल फैसला करना होता है। तो ये जो उनका पिछले साल का एक ट्वीट था, ये काफ़ी यानी आप समझ लें कि इंडिकेट कर रहा था कि सब कुछ शायद इतना फाइन नहीं है। लेकिन बहरहाल जी, इस पर तबसरे बहुत हो रहे हैं। वैसे तो ये हर किसी का ज़ाहिर पर्सनल मामला होता है, लेकिन जब आप सेलिब्रिटी होते हैं तो फिर हर कोई इसके ऊपर अपने लिहाज से रद्द-ए-अमल भी देता है। तो शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो शादी थी, ये बड़ी तवज्जो की हमेशा नज़र रही है, क्योंकि जब ये शादी हुई थी 2010 में, तो काफ़ी लोग इसको बड़ा इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दो स्टार्स की शादी है, तो ना जाने क्या हो गया। उस वक्त भी वैसे बहुत से लोग ये बात करते थे कि शायद ये इतना ज़्यादा चल ना पाए शादी, लेकिन फिर भी 10 साल ये शादी निकाल गई। एक बेटा भी है इन दोनों का। लेकिन अब सना जावेद साहिबा के साथ शोएब मलिक साहब ने शादी कर ली है। ये लोग कुछ अर्सा पहले जीतो पाकिस्तान, जो फाद मुस्तफ़ा का बड़ा मशहूर व मारूफ गेम शो है, उसमें भी देखे गए थे। और वहाँ पर जैसे एक पार्टनर बनकर आप टीम चला रहे होते हैं, तो उस तरह का इनका मामला था। वहाँ पर दोनों को उस वक्त लोगों ने काफ़ी देखा था, अच्छी केमिस्ट्री भी थी दोनों की। लेकिन आज सबके लिए ये बड़ी हैरानकुन खबर थी। बहरहाल जी, ये तो किसी का पर्सनल मामला है, लेकिन बहुत से लोग, मैं इस पर बात ये बेसिकली करना चाह रही थी कि इस पर ट्वीट करते हुए, कमेंट करते हुए ये बातें कर रहे हैं कि जी ये शोएब मलिक ने कोई धोखा दिया है सानिया मिर्ज़ा को। और कुछ लोग कह रहे थे कि सानिया मिर्ज़ा शुरू से ही शोएब मलिक के साथ अनकंफर्टेबल थी और जानबूझ के ही उन्होंने कभी बसाने की कोशिश ही नहीं की, दिल से उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो हर कोई अपने तौर पर इस पर कमेंट कर रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें जो हैं ये बड़ी गैर ज़रूरी हैं। बात यह है कि जब अगर दो लोगों की आपस में ना बने, तो उससे बेहतर है कि ठीक है, अगर उन्होंने एक इज़्ज़त के साथ रास्ता अलग कर लिया है और कहीं और दोनों को महसूस हुआ कि उन्हें रास्ता अपना बनाना है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ को हम लोग जज करने बैठ जाते हैं, तो ये बड़ा एक अजीबोगरीब मामला है। लेकिन बहरहाल उन दोनों के लिए अब हम नेक तमन्नाओं का इजहार ही कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।